डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीवाई क्यू की इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय स्कूल का कंप्लीट 2009 का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास सिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बच्चे क्लास सिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करेंगे कि खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है कि उस क्वेश्चन पेपर के अंदर एक्चुअल में दिया क्या गया है। जब आप ये चीज समझ जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहले तो कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आता है, सिग्नेचर यहाँ पे होगा। जो भी गोले होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से फिल करना होता है, लिखा होता है कितने क्वेश्चन हैं और 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। पहले मेंटल एबिलिटी, फिर मैथमेटिक्स, फिर लैंग्वेज के पेपर होते हैं। ये सारी चीजें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो फोर्थ फिगर है वो ब्लैंक है और हमें फाइंड आउट करना है उस सीरीज का एक करेक्ट ऑप्शन जो प्रॉब्लम फिगर दी हुई है उसके बेसिस पे, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फोर्थ फिगर आने वाली है, जिससे कि वो सीरीज कंप्लीट होगी। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका एक राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्रॉस है, राइट। लेकिन दूसरी बार में आप देख रहे हो कि ये जो प्लस है वो क्या हो जा रहा है, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे जा रहा है तो ये यहाँ पे पोजीशन आ जा रही है एग्जैक्टली। तो यहाँ भी हमें करना है तो ये चीज यहाँ पे चली जाएगी, वापस ये चीज चली जाएगी यहाँ पे। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख पा रहे हो कि ये जो क्रॉस लगा हुआ है और ये जो प्लस लगा हुआ है, तो ये क्रॉस, ये जो प्लस है यहाँ पे जाएगा इस कंडीशन में, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे चला जाएगा और ये जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, जब भी आप पीवाई क्यू की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप इसके साथ साथ एक पेन और कॉपी जरूर रखें। उससे होगा क्या कि आप ये देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप एट द लास्ट सही कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद फिर आंसर्स को मैच कर सकते हैं। इससे आपको पता लग पाएगा कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो आप। और फिर ये जो नंबर है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सएप पे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। चलिए, आगे चलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला आपको बॉक्स आपको कलर दिख रहा है, इसके बाद इसमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर इसमें यहाँ पे कलर ये दिया हुआ है, तो उसके बाद जो सेकंड वाला होगा वो कहाँ पे होगा? इधर वाले पे होगा। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। ये लास्ट है तो यहाँ भी लास्ट। यहाँ से अगर सेकंड लास्ट है तो इधर से भी सेकंड लास्ट होगा, यानी कि ये वाला कलर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देख पा रहे हो कि यही वाला जो ऑप्शन है वो कलर्ड है, राइट। और फिर उसके बाद इधर की पिक्चर्स को भी आप कंप्लीटली देख पा रहे हो, राइट। और किस तरीके से ये ना सिर्फ आपको यहां भी दिख रहा है, लेकिन ये इस तरफ घुमा हुआ है। ये होना इस तरफ इस तरीके से चाहिए, इसकी जो छतरी की जो डंडी है वो इस तरीके से होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, आगे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन्स हैं और यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे ये 1 की सीधे सीधे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 लाइन्स बन गई हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन्स आपको देखने को मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे भी लाइन्स कवर हो जाएंगी और यहाँ पे भी कवर हो जाएंगी। तो ये जो ऑप्शन देख पा रहे हो थर्ड वाला, यानी कि ये ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आप पैटर्न को देखिए कि किस तरीके से, ये क्या एक लाइन थी तो ये 2 लाइन यहाँ पे आ गई, अगर यहाँ पे है तो लास्ट लाइन ऐसे खुल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा ये पैटर्न बन रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और इसका एक राइट पैटर्न क्या होगा, राइट। जो एक कर्व लाइन आपको दिख रही है, ये कर्व लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगी? वो कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ये इस तरीके का अगर जिसमें भी आपको शेप दिख रहा हो वही आपका राइट आंसर होगा। या इस तरीके से कर्व लाइन कन्वर्ट होगी
या फिर इस तरीके से कर्व लाइन कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरीके से तो स्ट्रेट लाइन कवर हो रही है, तो अगर ये इस तरफ से तो दूसरी इस तरफ से कवर होगी, राइट। तो आप ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है फोर्थ का, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेक्सागन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इस हेक्सागन के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन अगली बार में क्या हो रहा है कि जो इनसाइड सर्कल में आपको दिख रही है पिक्चर्स, वो आउटसाइड में चली जाएगी। जो अंदर बना हुआ है वो बाहर की तरफ में बन जाएगा, और ये जो आपको हेक्सागन दिख रहा है वो अंदर आपको बना हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से सर्कल बाहर होगा और जो ये स्क्वायर बना हुआ है बाहर की तरफ में वो अंदर हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रोटेट हो रहा है, यहाँ पे अगर रोटेट हो रहा है तो ये यहाँ पे चला जा रहा है। इसी तरीके से अगर इसको भी, ये बिल्कुल ऐसे है और इसको अगर रोटेट कर दिया जा रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल रोटेट होकर के 90 डिग्री ये इस तरीके से चला जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हो जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी। सिक्स्थ के बाद जो सेवंथ वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके की इमेज बनी हुई है। ये एक अपोजिट में 6 लगा हुआ और एक यहाँ पे साइड है, तो ये क्या हो जा रहा है, इसका 6 का 9 हो जा रहा है, राइट। ये 6 और 6 का अपोजिट 9 हो जा रहा है, राइट। इसी तरीके से ये दोनों तरफ से बना हुआ है यहाँ पे, और ये एक तरफ से बना हुआ है, तो इसके तरफ में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इस तरफ से जैसा है वैसा भी इस तरफ से हो जाएगा, राइट, कंप्लीटली। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट भी हो रहा है इसके, तो ये अंदर की तरफ में दोनों इमेज बनती हुई दिखेगी। अंदर की तरफ में किस तरफ से, किस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट भी हो रहा है, राइट। ये बाहर की तरफ में तो ये अंदर की तरफ में आ रहा है, और ये अगर बाहर की तरफ में तो ना सिर्फ अंदर की तरफ आ रहा है बल्कि कंप्लीट भी कर रहा है, तो दोनों ही तरफ से कंप्लीट होगा। यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे 3 डॉट हैं, तो 3 डॉट में से एक डॉट गायब हो चुका है, यहाँ पे दूसरा डॉट गायब हो गया, 2 डॉट गायब हो गए, यहाँ पे चारों डॉट गायब हो जाएंगे, राइट। एक जो बचा है वो भी गायब हो जाएगा, और यहाँ पे जो साइड्स लाइन है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 हो चुकी है, जैसे ये गायब होगा वो तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सही जहां पे भी अगर ये जो डॉट है वो गायब हो रहा है तो उसकी लाइन कंप्लीट हो जा रही है। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको लाइन कंप्लीट दिखती हुई मिलेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 9 में एक एरो ऐसा बना हुआ है तो ठीक इसके अपोजिट में भी आपको एक एरो दिख रहा है, राइट। तो ये आपको दिख पा रहा है कंप्लीटली। अगर ये जो आप देख पा रहे हो ना एरो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर भी एक एरो ऐसा बना हुआ है तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। यानी कि दूसरी तरफ एरो में आपको ऐसा कुछ साइन देखने को मिलेगा जो पीछे की तरफ में बना होगा। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से एक एरो है तो दूसरा एरो इस तरीके से है, तो फिर ये इस तरीके से तो दूसरा इस तरीके से, तो यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे अगर सर्कल दिया हुआ है तो यहाँ पे ये सर्कल बीच में आ चुका है, राइट। और ये जो लाइन है वो शिफ्ट हो जा रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ भी देखें, हम इसको कॉपी करने की कोशिश करें तो ये इमेज ऐसे बनी हुई है, राइट। और ये जो एरो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दूंगा और उसके बाद ये ऐसा लाइन बन जाएगी, राइट। तो आप देखोगे कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। 10th का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। 11 से लेकर 20 तक के क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं।
यहाँ पे 4 फिगर्स दिए हुए हैं और इन 4 फिगर्स में 3 पिक्चर्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, बट जो डिफरेंट फिगर हैं वो क्या होगा, और स्पॉट आउट करना है कि डिफरेंट फिगर को स्पॉट आउट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इसमें से डिफरेंट फाइंड आउट करना है, ओड वन आउट। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से डिफरेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है ये आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एरो एक तरफ दिख रहे हैं जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो ओड वन आउट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में, यहाँ भी कॉर्नर में, यहाँ भी कॉर्नर में है, यहाँ पे कॉर्नर में नहीं है, राइट। तो ये जो 4th वाला ऑप्शन है वो ओड वन आउट की सिचुएशन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाले ग्लास के अंदर मिल्क है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे कॉफी है, और यहाँ पे पेट्रोल है। तो सब पीने वाली चीजें हैं, पेट्रोल पीने वाली चीज नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो ओड वन आउट है इस क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो 13 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्ब दिया हुआ है जो कि लाइट देता है, लैंप भी लाइट का काम करता है, कैंडल भी हमें प्रकाश देता है, लेकिन प्लग हमें कोई भी प्रकाश नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 4th जो है वो ओड वन आउट की सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। ये डक का पूरा इमेज दिया हुआ, ये सांप है, ये जो कि अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर 4th भी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ओड वन आउट है। बाकी किसी भी इमेज में सांप नहीं दिया हुआ है, चिड़िया बतख दिए हुए हैं, बतख का बना हुआ है। तो इमेज को देखना है और समझने की कोशिश करना है। इसी तरीके से अगर आप देखो, यहाँ पे होठ बने हुए, यहाँ पे नाक, यहाँ पे ये आंखें बनी हुई है, और ये हमारी हथेली बनी हुई है, राइट। तो 15th में भी देखोगे कि ये जो 3rd वाला है ये बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। इससे हम बोलते हैं, इसमें सूंघते हैं, और ये इसका कुछ ना कुछ काम है, ये उंगली दर्शा रहा है 15th वाले क्वेश्चन के अंदर, तो ये डिफरेंट है, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस को बता रहा है, राइट। ये जो तीनों चीजें हैं वो इंसान की फेस से रिलेटेड है, और ये जो चीज है वो फेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट वर्ड होगा, ओड वन आउट होगा। यहाँ भी देखो, ये जो फूल है, ये सारे फूल है, ये भी फूल है, लेकिन ये फूल पानी के अंदर होता है, कमल का फूल, राइट, कीचड़ में उगता है। तो ऑप्शन नंबर 4th जो है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 17th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जिंजर दिया हुआ है, यहाँ पे पोटैटो दिया हुआ है, यहाँ पे चिली दिया हुआ है, यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए समझ पाओगे कि ये जो एप्पल है वो फ्रूट है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो सब्जियों के अंदर आती हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम 18th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक में पूड़ी है, और एक प्लेट है, एक रोटी है, और एक आपको दिया हुआ है पराठा, राइट। ये पराठा खाने की चीज़ है, और ये भी जो प्लेट दिया हुआ है इसमें भी रोटी भी खाने की चीज़ है। ये तो जो प्लेट है इसमें रख के खाते हैं, तो प्लेट जो है वो डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चिली है, सॉल्ट है, हनी है, और गरम मसाला है। तो ये मसाले की चीज़ है, मसाले में ये भी होता है, नमक भी होता है, चिली भी होता है, हनी नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 19 में जो हनी वर्ड लिया, हनी का मतलब होता है शहद, राइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर स्टार बना हुआ है, इसके अंदर भी स्टार, इसके अंदर भी स्टार, इसके अंदर भी स्टार। तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, और चौथा वाला भी, लेकिन ये सर्कल बना हुआ है, इसीलिए जो 3rd वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट ऑप्शन की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस करें, और अब हम अपनी वेराइटीज चेंज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो 30 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको 3 प्रॉब्लम फिगर्स दी होंगी, और एक जो ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा होगा 4th वन। आपको देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स के बीच में, राइट, और वही रिलेशंस 3rd और 4th के बीच में होगा। तो हमें एक सेलेक्ट करना है, एक राइट पिक्चर्स जो कि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करें। चलिए, यहाँ पे आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, एक ट्राइंगल जो कि जो 2 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक हमारा स्क्वायर बॉक्स क्या होगा, 2 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये पेंटागन दिया हुआ है और इस पेंटागन में ये जो ऊपर की साइड बनी हुई है वो ऐसा बना हुआ दिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, हमें बना हुआ दिखेगा स्क्वायर, राइट। अगर हमें स्क्वायर बना हुआ दिखता है यहाँ पे, तो इसमें आप देख पाओगे कि या आप कह सकते हो कि यहाँ भी अगर ऐसा बना हुआ दिखे, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है 22 का, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्योंकि यहाँ भी ट्राइंगल बना हुआ है तो यहाँ भी ट्राइंगल बना होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये जो है वो घूम रहा है, मतलब कैसे रोटेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हर बार में रोटेट होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, ये रोटेशन की प्रक्रिया हो रही है और रोटेट होकर के ये जो साइड्स हैं वो कहाँ चली जा रही हैं, बिल्कुल इस तरफ में चली जा रही हैं, साइड्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं। अगर स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इनको, तो आप देखोगे कि इसका जो राइट आंसर होगा, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके से कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा 23 का, वो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, रोटेट होकर के कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो, राइट। कुछ इस तरीके से रोटेशन होने के बाद में वो कम बनेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये स्क्वायर बॉक्स छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा इसमें, और ये दो साइड्स ऐसी ही बनी हुई दिखेंगी। 24 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये इसका एक मिरर इमेज है, तो इसकी भी मिरर इमेज क्या होगी, ये पैरेलल लाइंस होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपको ये लाइन दिख रही है और इस लाइन के अंदर ये जो बाहर की लाइन्स हैं ये गायब हो जा रही हैं, राइट, दो लाइन्स। और यहाँ पे अगर एक लाइन है तो ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी कि एक सिंपल सी लाइन बचेगी, पैरेलल लाइंस। तो ऑप्शन नंबर जो 3 वाला ऑप्शन है वो पैरेलल लाइंस को बता रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो 3 वाला ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो है ये डायरेक्टली अपोजिट हो जा रहा है एक दूसरे के, तो अगर ये ऐसा बना हुआ है तो इसका अपोजिट होकर के ऐसा बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है, बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है ये इमेज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 27 वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे टोटल जो आप देख पा रहे हो जिस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो ये 6 जो साइड्स हैं यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 मिल करके ये बनाई है, तो ये 4 मिल करके क्या बनाएंगी, 1 2 3 4 मिल करके क्या बनाएंगी, बॉक्स बनाएंगे। स्क्वायर बॉक्स बना सकती हैं, राइट, बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स बना सकती हैं। लेकिन वो रोटेट भी हो जाएगा, क्या होगा, वो रोटेट भी हो जाएगा। ये वाली लाइन इधर से आ रही है, राइट, और इधर से भी आ रही है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट करके बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। ना सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा बल्कि रोटेशन होगा उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 28 का सही आंसर क्या होगा। देखिए ये जो ऐसा है ना, ये 90 डिग्री हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। इसी तरीके से इसको भी अगर 90 डिग्री हम करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो ऐसा बन जाएगा, रोटेट होने के बाद में ऐसा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर सही होगा। रोटेशन हमें देखना है कि कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है। रोटेशन को समझने के लिए ना 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लो पिक्चर्स को। यहां से यहां तक अगर रोटेट हो रहा है तो 90 डिग्री हो रहा है, यहां से अगर यहां तक हो रहा है तो 180 डिग्री हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल, और ये 270 हो जाएगा, और ये 360, मतलब ये कंप्लीट हो जाता है तो 360 हो जाता है। तो यहाँ से देखो अगर ऐसा बना हुआ है तो ये ऐसा जा रहा है, मतलब 90 डिग्री। ऐसे ही ये यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर रोटेट करोगे, सीधे रोटेट करोगे तो 90 डिग्री, तो ऐसा हो जाएगा। ये इसको रोटेट अगर करने की कोशिश करी तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इमेज यहाँ पे आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। और 29 वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स में ये जो है इसका न सिर्फ हाफ हो रहा है बल्कि हाफ वाले पार्ट का भी हाफ हो रहा है।
तो इसी तरीके से अगर आप इस सर्कल को हाफ करोगे और इसका हाफ कर दोगे तो कुछ इस तरीके से इमेज आपको दिखेगी। बल्कि ये अगर ये सीधी लाइन है ये वाली, तो ये जो ऐसा बना हुआ है तो ऐसा बना हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा और इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करेंगे। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक स्क्वायर बॉक्स है और इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्रॉस बना हुआ है। इसी तरीके से वो सर्कल है, सर्कल के अंदर भी क्रॉस बना हुआ है। तो यहाँ भी एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर अगर ऐसा बना हुआ है तो आपको क्या करना है, सर्कल के अंदर भी सेम यही यही डिजाइन आपको बनानी है। तो सर्कल के अंदर यही डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि 30 के बाद 31 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन है उनके अंदर क्या दिया हुआ है। देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर गिवन, देयर आर 4 फिगर्स 1 2 3 4, you have to find out the answer figure which is similar to the given figures, right। देखिए आप जब साथ साथ में क्वेश्चंस को करते जाते हैं ना कॉपी के अंदर तो आप बोर नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप केवल लगातार देखते जाएंगे, हाँ ये मेरे को बन रहा है, ये मेरे को, वैसे नहीं होता है। आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस वीडियोस को देख पाओगे, समझ पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर गिवन and there are 4 figures, figure 1 2 3 and 4, have to find out the answer figure which is similar to given figures। उसमें हमें उसके सिमिलरिटीज को फाइंड आउट करना है। मतलब इस बॉक्स को कौन से बॉक्स पे मैं फिट कर दूं कि कंप्लीटली वो बॉक्स एक दूसरे को कवर कर ले। इस बॉक्स को जो टॉप में प्रॉब्लम फिगर दी हुई है उसमें किस बॉक्स के अंदर मैं फिट कर दूं कि वो कंप्लीटली उस बॉक्स को सेट कर दे, उसमें कंप्लीटली कवर कर दे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड देख पा रहे हो आप, ये इसके अंदर एक करेक्ट ऑप्शन होगा कि इस बॉक्स का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 32nd के बारे में बात करते हैं, 32nd वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है 32nd का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इसको कवर कर देंगे तो ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, राइट। 32nd का फर्स्ट वाला, बस हमें यही चेकआउट करना है। 33 के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सेम मिलता जुलता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। इसी तरीके से अगर हम 34th वाले में बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वहां पे अगर इस पिक्चर को रख दिया जाता है तो कंप्लीटली क्या होगा, आप कवर कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखिए ज्यादातर जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे ना वो इमेजेस बेस्ड होंगे, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, 20 साल के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए और PYQ की सीरीज में, यकीन मानिए रीजनिंग में आप 100% सही करके आओगे, गलतियां नहीं होंगी आपसे, राइट। तो प्रॉब्लम फिगर्स में हमें आंसर्स फिगर फाइंड आउट करना है 31st वाले में। तो आप देखिए कि यहाँ पे सेम फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको जो है वो राइट आंसर्स दे रहा है। इसी तरीके से 36 वाले क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 37 वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, SWG दिया हुआ है, तो SW और जो G दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है डब्ल्यू सॉरी ये एस डब्ल्यू जी जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सॉरी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। SW और G सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रॉब्लम फिगर में। अगर हम रखेंगे तो कंप्लीटली उसको फिट हो पाएगा उसके अंदर, फोर्थ वाला नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं डॉट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3 2 और 1, यानी कि 38 में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 39th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, उसमें आंसर फिगर आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता सेम अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर उस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले क्वेश्चन के में अगर मैं रख दूं तो कंप्लीटली एक दूसरे को वो कवर करते हुए नजर आएंगे। तो 39 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए इसकी जैसी सेम इमेज फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर दिख रही है, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा इसके अंदर।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक के अंदर। इसमें एक मिसिंग है जो पार्ट है उसका, और हमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर, और ये बताना है कि इसका आंसर फिगर क्या होगा, वो भी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट्स मिसिंग पार्ट्स। डायरेक्शन को चेंज करके भी हम देख सकते हैं, और प्रॉब्लम फिगर्स को कंप्लीट करना है उस पैटर्न को कंप्लीटली ऑब्जर्व करके। चलिए ये आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, सबसे पहले तो यहीं पे हमें दिया हुआ है, यानी ये दोनों पिक्चर सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर की दोनों पिक्चर्स क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। तो जो 41 में अगर आप देखोगे इस पिक्चर को अगर रख दिया जाए, इस पिक्चर को अगर यहाँ पे रख दिया जाए, तो कंप्लीटली क्या होगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। 42 वाला जो ऑप्शन है, 42 वाला जो ऑप्शन है वो, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो सही ऑप्शन होगा। जो 42 वाला क्वेश्चन है वो सही ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। यानी कि 42 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका सही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम रखते हैं तो कंप्लीटली वो उस पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये जो ऑप्शन यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करते हैं और फिर ऐसे करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास बनेगा, राइट। और इसको भी कंप्लीट करना है तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हो, ध्यान से आप फिट करके देखो इस वाले के अंदर, कंप्लीटली वो फिगर जो है वो करेक्ट होगा। 43 के बाद 44th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस लाइन को देखिए, अगर ये पैरेलल लाइन है तो मतलब कहीं ना कहीं लाइन ऐसी होनी चाहिए आपकी। वो किस में दिख रही है और कौन सी फिगर में दिख रही है, जिससे कि आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना 44 का, वो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। आप बिल्कुल देखो ध्यान से उस पे पैटर्न क्या बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या फिट करेंगे तो सही हमारे पास डायरेक्शंस में इमेजेस मिलेंगी। चलिए प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, इसमें आंसर्स फिगर्स को फाइंड आउट करना है। ये एक वेवलेंथ की तरह दिख रही है, जैसे साउंड की जो वेव होती है उसको बताने के लिए। तो जिस तरीके से ऊपर वाली इमेज है वैसे यहाँ भी होनी चाहिए, सेम टू सेम, राइट। और ऐसा बना होना चाहिए और इस तरीके से वेवलेंथ बनी होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि जो 45 वाला क्वेश्चन है इसके अंदर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा। सेकंड ऑप्शन, ये सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन, पहले मैंने आंसर बता दिया, तो इस पे अगर यहाँ पे रख के देखोगे तो कंप्लीटली ये पैटर्न आपको बिल्कुल फिल होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको आप करेक्ट कर सकते हो और इसके आंसर्स को और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 47th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट सारी पिक्चर सेम है, तो सेम ऐसी ही पिक्चर्स हमें आंसर्स में फाइंड आउट करनी है कि कौन सी पिक्चर होगी जो इस यहाँ पे रखने पे बिल्कुल फुलफिल हो जाएगी। 47th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, थर्ड वाला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड वाला ऑप्शन। इसी तरीके से 48th वाले क्वेश्चन में अगर हम इस पैटर्न को देखें कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है कंप्लीटली, यहाँ भी एक लाइन आ रही है कंप्लीटली, यहाँ भी एक लाइन आ रही है कंप्लीटली, राइट। और फिर इसके बाद में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की इमेज हमें कहाँ पे दिख रही है, तो 48th वाले क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमें करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम 49th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पिक्चर को बनाने की कोशिश करें और कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये वाली पिक्चर हमारी करेक्ट होगी और कोई सी भी करेक्ट नहीं होगी। क्योंकि लाइन से ही आप पकड़ लो, सारी लाइनें ऐसी बनी हुई हैं और यहाँ पे पिक्चर्स को देखो, कंप्लीटली जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। 50 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और यहाँ भी अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को रखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही ऑप्शन बनेगा और सही आंसर भी होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। और मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका है कि आप उसी में ही पेंसिल से ड्रॉ करके देखो और फिर देखो कि उसका सही आंसर क्या आ रहा है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि इसका एक राइट आंसर क्या होगा।
अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये स्क्वायर अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, राइट, इस तरीके की। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर सही आंसर होगा। 50 सेकेंड के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 50 सेकेंड वाले क्वेश्चन के अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा। 50 सेकेंड का राइट, तो 50 सेकेंड के अंदर जो राइट आंसर होगा, अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस स्क्वायर बॉक्स को, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके की इमेज बनते हुए कवर होगी, तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका सही ऑप्शन होगा, राइट। तब जाकर के ये स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट होगा। इसी तरीके से यहाँ भी अंदर वाले स्क्वायर बॉक्स को अगर हमें कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से इमेज को बनानी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, राइट। ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसी तरीके से अगर हम 54th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो 54th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि 55 वाला क्वेश्चन क्या है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 56 वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका एक राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो यही इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये हमें कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स को। तो ये जो बाहर की आउटलाइन है वो हमें इसमें दिख रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखोगे, इस स्क्वायर बॉक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी अगर ये आउटलाइन को लोगे तो। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है 57 का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 58th वाले क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करना होगा और ये कंप्लीट करते हुए ऐसे बनाना है। तो आप देखो ये वाला इमेज बन रहा है सेकंड वाला, राइट। तो इस तरीके से आप बना लोगे सेकंड वाले की जैसे, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बनता हुआ नजर आएगा एक स्क्वायर बॉक्स। तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है 59th में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा। 59 के बाद 60 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 69th वाले में अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला। 60 में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही आपका एक राइट आंसर दिख रहा है, राइट। चलिए अब हम 61 से लेकर के 75 तक के जो क्वेश्चन हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि राइट आंसर आपका क्या आ रहा है, ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। क्योंकि हमें सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन को कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/3 दिया हुआ है सबसे पहले तो, और मल्टीप्लाइड दिया हुआ है और यहाँ डिवाइड दिया हुआ है। तो बोर्डमास रूल में सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो 2/3 हो जाएगा। इस डिवाइड की जगह पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 वाला नंबर चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अपॉन ये लिखा हुआ है 2, कुछ नहीं है नीचे, तो 1 प्लस 3 × 1 = 3 और ये 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 5/3, राइट। अब यहाँ पे देखो ये 7/3 इंटू 2/3 दिया हुआ है, 7/3 इंटू 5 2 10, 10/9, राइट। और ये जो डिवाइड का साइन है इस डिवाइड के साइन की जगह पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन और इस इक्वेशन को करेंगे अब हम सॉल्व, सॉरी इसको हम अपॉन में रख देते हैं अभी और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अपॉन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 2 = 6 और ये 5, 6 + 5/3, राइट। जब अगली बार हम इसको सॉल्व करें 70 अपॉन ये हो जाएगा
70 अपॉन 27, राइट। और ये डिवाइड की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। और फिर ये हमको सॉल्व करने पे क्या मिला, 6 और 5 11 अपॉन 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 70/27 इंटू 3/11, राइट। तो ये 3 से 9 बार में कैंसिल आउट हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 70/99 हो गया, 70/99, यानी कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऊपर के नंबर को सॉल्व करना है, नीचे वाले नंबर्स को सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, 3 1 3 और 2 ये 5/3। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 38 एंड देयर एलसीएम इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस तो फाइंड द अदर नंबर, राइट। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। एक नंबर हमें दिया हुआ है 38 जो कि एचसीएफ है दो नंबर्स का, तो एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 38। एलसीएम भी हमें दिया हुआ है 98154। एक नंबर हमें इसमें पता है क्या है, इफ वन नंबर इज 1558, 1558 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर अगर फाइंड आउट करना है आपको तो ये हो जाएगा 98154 मल्टीप्लाइड बाय 38 एंड डिवाइडेड बाय 1558। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2394, 2394। क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 9898, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो 98514 को अगर आप 1558 से डिवाइड भी करते हो, इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे ना तो ये 63 बार में चला जाएगा, और 63 में 38 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2394, राइट, 2394। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं। एक स्कूल ने कलेक्टेड किए किए हैं 2304 फीस, और if the each students paid as many pairs, there was a student in a school, how many students were in a school। देखिए उतने ही बच्चों ने उतनी ही फीस दी हुई है, तो कलेक्शन हुआ है 2, जैसे मान लेते हैं कि बच्चे उसके अंदर एक्स हैं और उतनी ही फीस दी हुई है, इनको मिलाकर के जो फीस हो रही है 2304 हो रही है, 2304 हो रही है, मतलब एक्स बच्चे हैं, उतने ही बच्चों ने मिला करके जो फीस कलेक्शन हो रहा है 2304 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2304, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2304। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 2304 का तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 480, क्या हो जाएगा इसका 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 48 होगा क्या, यस, इसका 48 आएगा, राइट, 48 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 48, राइट। लेकिन आपको ये बताना है कि कितनी मनी कलेक्टेड हुई है, रुपीज में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 48 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें कितने बच्चे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर पैसे में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पैसे में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे बच्चों को तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पेयर बना ना यहाँ पे, राइट, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो 480 आंसर होगा इसका, क्या होगा 480 इज द करेक्ट आंसर, राइट। पूरे पैसे को हमने, पूरे रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, पैसे में अगर करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि 2304 का क्या होगा। और स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 2304 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आप पेयर बना लो, बाद में आप मान लो 2 जीरो लगे हुए तो आप 2 जीरो का एक पेयर बनाओगे तो एक पेयर ये बन जाएगा, राइट। स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है, क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, हाँ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 ज़्यादा हो रहा है 4 से, 4 4 जा 16, राइट। अब इसको माइनस कर लो, 23 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7, और ये जो 0 4 लिखा हुआ है ना एक साथ लिख लो। अब इस 4 को यहाँ पे प्लस कर लो, 4 4 जा क्या हो जाएगा 8, 8 की ऐसी टेबल पढ़ो, और 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, और 88 में 8 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 88 में 8 का मल्टीप्लाई करके देखोगे 704 आ जाएगा, और ये जो जीरो बढ़ रहा है जीरो बढ़ा लो, और फिर यहाँ पे भी जीरो बढ़ा दो, तो 480 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी चेकआउट करोगे, अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम 64th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। टोटल मार्क्स को हमेशा नीचे रखते हैं, और जो मार्क्स आए उसको 18 आए हैं इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट मैथ्स में, फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ, एंड सेकंड में उसने 22 स्कोर करा है, राइट, और 25 में से 25 स्कोर करा है। तो बताना है कि वो कितने परसेंट मार्क्स स्कोर कर रहा है ज़्यादा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर हमें इसका फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली किसका। इसको अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 से ये 4 बार में, राइट, और यहाँ भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 बार में, राइट। तो ये हो जाएगा ये करेंगे तो 88 हो जाएगा, और यहाँ भी अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो हो जाएगा 72। तो 72 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, ये है आपका एग्जैक्टली 16%। कितना ज़्यादा हो रहा है, 16% ज़्यादा हो रहा है, राइट, 16%। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले उसके मार्क्स आते थे 18, राइट, अब उसके आ रहे हैं 22, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है, इनके बीच में डिफरेंस हो रहा है 4 का, राइट, और 4 का जो डिफरेंस हो रहा है ना वो किस पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो, 4 4 जा क्या होगा 16, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं कि बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, अ शॉपकीपर गेन 10 रुपीज, हिज परसेंटेज प्रॉफिट वॉज। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या था, वो सेल कर रहा है 1 दर्जन पेंसिल, तो उसका परसेंटेज क्या था। देखिए 30 में से सबसे पहले हम 10 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास में, कितना वो उसको पहले वो 30 रुपए में बेचता था, अब वो 10 रुपए में बेच रहा है 1 डजन, तो 20 रुपए का उसको मार्जिन हो गया। तो 20 रुपए का मार्जिन तो हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, राइट, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग अ डजन ऑफ पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, 30 रुपीज में वो बेच रहा है, राइट। बाय सेलिंग अ डजन ऑफ पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, द शॉपकीपर गेन 10 रुपीज विथ हिज हिज परसेंटेज प्रॉफिट वॉज, राइट। उसको 10 रुपए का गेन हो रहा है, बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 30 की, राइट, उसको गेन कितने का हो रहा है 10 रुपए का, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी 30 माइनस 10, यानी कि 20 उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। तो 20 उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 20 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 5 बार में, और 10 से अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% प्रॉफिट होगा। क्या होगा 50% प्रॉफिट होगा, एग्जैक्टली 50% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, राइट। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में, 20 रुपए की चीज पे अगर वो 10 रुपए कमा ले रहा है, यानी कि क्या हो रहा है सीधे सीधे उसका आधा कमा ले रहा है, 50% कमा ले रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। 66 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, a washing machine is available for 13489, what is the marked price of the washing machine। तो वॉशिंग मशीन का जो मार्क्स प्राइस है वो क्या है 18% डिस्काउंट देने के बाद में, राइट। तो चीजें बहुत सिंपल है, अगर किसी चीज पे अगर मैं 18% का डिस्काउंट दे दूं, मान लेता हूं कि वो चीज 100% की थी, राइट, और 100% पे मैंने डिस्काउंट दे दिया 80% का, सॉरी 18% का, 80% लिख रहा हूं मैं, 100% में अगर मैं 18% का डिस्काउंट दे दूंगा तो 82% होगा, राइट। और 82% की जो यूनिट है ना वो 13489 है,
क्या है 13489 और इसको डिवाइड किया जा रहा है 82 से। अगर डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इसको डिवाइड कर दूं 13489 को अगर मैं 82 से डिवाइड कर दूं तो अगर मुझे 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसमें मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, जिसमें कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है 1313489 अपॉन 82, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर मुझे 100 यूनिट की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 16,450 16,450, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्सन ने बोरो किया 2,000 रुपए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज पर और उसने पे किए 24,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2 पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या था ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या था। सबसे पहले उसने लिए कितने रुपए? उसने लिए थे 20,000 रुपए। कितने? 20,000 रुपए। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लिए थे, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, राइट, लेकिन जो उसका अमाउंट था वो कितना हो गया था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। इंटरेस्ट उसका कितना हुआ ये हमें पता होना चाहिए। देखिए 20,000 के बदले उसने 24,800 रुपये दिए, यानी कि 20,000 तो उसका मूलधन हो गया। 24,008 में से अगर ए माइनस पी करेंगे तो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। अमाउंट उसका था 24,800 रुपए और 24,800 रुपये में से 20,000 रुपये को अगर माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें? 24,800 में से अगर 20,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 4,800 रुपये आपको मिलेगा। कितना? 4,800 रुपये मिल जाएगा। तो 4,800 रुपये क्या हो गया? ये आपका इंटरेस्ट हो गया, राइट। 4,800 रुपये का इंटरेस्ट हुआ है। और तो इसके फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 48 इंटरेस्ट हमें पता चल चुका है, प्रिंसिपल भी हमें पता है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें पता है और अपॉन 100। 4,800 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, राइट। प्रिंसिपल हमें पता है 20,000 रुपये है। सॉरी, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, इसको फिर से मैं क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 4,800 इज इक्वल टू ये 20,000 आपका दिया हुआ है, राइट, इंटू रेट आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 2 साल का, अपॉन 100, राइट। तो जीरो से हमारा जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया 2, एग्जैक्टली, राइट। और ये 2 का हम डिवाइड कर देंगे इसमें नीचे में, तो ये हो जाएगा 4,800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय आर, राइट। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2400, राइट, अपॉन में 200 कर देंगे, राइट, इक्वल टू आर। ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 12 हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना आ गया? 12% आ गया। रेट हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 12% आ गया। अब हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेट हमारा क्या आ चुका है? 12% आ चुका है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ सर्टन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके आगे की एक जो लाइन है वो क्वेश्चन में से स्कीप हो गई है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि 1/4 जो जर्नी है वो कवर की जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे। कितने पे? 30 किलोमीटर पर आवर से 1/3 जो कवर की जा रही है वो। तो हमें एक एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है पूरी जर्नी की। तो जो पूरी जर्नी है उसको हम एक्स मान लेते हैं और इस एक्स में से 1/3 कवर की जा रही है 25 के रेट से, यानी कि 1/3 कवर की जा रही है किसके? 25 के रेट से। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 1/4 कवर करी जा रही है, यानी कि एक्स का 1/4 यानी कि एक्स अपॉन 4, ये कवर की जा रही है आपकी 40 के रेट से। यहाँ पे 25 है, ये 30 के रेट से कवर की जा रही है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि होल जर्नी का जो एवरेज है वो क्या रहा है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि एवरेज स्पीड इसकी
क्या होगी पूरी कंप्लीट जर्नी की। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी कि हमने देखा कि 1/3 25 से और 1/4 30 किलोमीटर पर आवर से ये कंप्लीटली कवर्ड की गई है। तो जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना बचेगा। तो रेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि रेस्ट जो डिस्टेंस है वो आपका कितना होगा। अगर हम रेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये x होगा और x में से अगर हम x अपॉन 3 को माइनस कर दें और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं x अपॉन 4 को, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, राइट। अब ये तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, 12x हो जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 टाइम में और 4 को फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x होगा माइनस ये 3x हो गया तो ये 7x हो जाएगा। 12x माइनस 7x अपॉन 12। सो 12 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर होगा 5x अपॉन 12। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी है कि 5x अपॉन 12 कहाँ से आ रहा है, जो इसका जो रेस्ट डिस्टेंस है उसका। अब हमें टाइम फाइंड आउट करनी है, जर्नी की टोटल टाइमिंग जो है उसको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये बहुत सिंपल है। आपको अगर टाइमिंग में चेंज करना है ना कंप्लीटली और आपको ये पता चल चुका है कि 5x अपॉन 12 है, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों का हमें सम करना पड़ता है और फिर डिवाइड करना पड़ता है टोटल जर्नी से। टोटल टाइम ऑफ जर्नी को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हम टोटल जर्नी को फाइंड आउट करते हैं यहाँ से तो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि टोटल टाइम हमारा कितना होगा। सबसे पहले अब हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम का कि ये कितना होगा। तो x अपॉन ये होगा 75, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 था तो 25 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे 75 हो जाएगा, प्लस 1/4 का 30 था तो ये x अपॉन 120 हो गया, प्लस अभी हमने फाइंड आउट किया 5x अपॉन 12, इसका 50 है तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 600 होगा और यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटली ये आपका 18x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18x आ जाएगा और इसको अगर हम कैंसिल आउट भी कर देते हैं तो ये 3x अपॉन 100 और ये आवर होगा। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो एवरेज स्पीड है वो कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले तो जो x है वो और जो टोटल टाइम है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3x अपॉन 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसके बारे में बात भी कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 100/3, चूंकि x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 33 1/3 होगा। ये 100/3 क्यों हो रहा है, क्योंकि x लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। और इंटू इंटू क्या हो जाएगा, ये 100/3x। तो ये x से x तो कैंसिल आउट हो गया तो ये 100/3 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 33 1/3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो एवरेज स्पीड आई है वो 33 1/3 आई है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया है ना, वापस से आप इस क्वेश्चन को देखना, दोबारा देखना, और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूछ सकते हो। जो भी डाउट है उन सारे क्वेश्चन को पूछ सकते हो। यानी कि 68 वाले क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका सबसे सही आंसर होगा। अब 68 वाले क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 वाले के बारे में। और यहां भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि अ ड्रम इज 2/3 फुल if 50 liter more requirement to fill up how much a capacity of drum। बहुत सिंपल है।
इसकी जो यूनिट दी हुई है वो 2/3 दी हुई है, मतलब कि टोटल उसका जो यूनिट है वो हमेशा नीचे रखा होता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर इसमें 50 लीटर और इसमें फिल कर दिया जाए तो वो फुल हो जाएगा कैपेसिटी उसकी, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है 3 और 1 का वो 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट यानी कि 50 लीटर, राइट, कितना हो जाएगा 50 लीटर। यानी कि अगर 50 लीटर और आ जाता है यानी कि दो में एक और को प्लस कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, ये कैपेसिटी इसकी फुल हो जाएगी। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 50 लीटर मोर रिक्वायर टू फिल इट अप। तो एक यूनिट 50 लीटर के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 3 यूनिट, ये किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 150 लीटर के बराबर होगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो जो चीजें हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये जो ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जिसमें 75 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो हमें कितने टाइम लेगी ये हमें बताना है। और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 350 और स्पीड आपको दिया हुआ 75। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो 25 से तो ये 14 बार में और ये आपका 3 बार में, और इसमें अगर आप डिवाइड करते हो तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 4/2/3 आवर, राइट। 4 आवर तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन ये जो 2/3 है इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये 3 2 जा 60 यानी कि 220 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि 4 आवर 40 मिनट। ये जो है ना वो इसका सही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अ बस स्टार्ट 9:10 फ्रॉम दिल्ली एंड रिच चंडीगढ़ एट 4:20, व्हाट द टोटल टाइम इन हिज जर्नी। देखिए, अगर कोई चीज 9:10 पे स्टार्ट हुई है, 9:10 AM पे स्टार्ट हुई है और 4:20 पे पहुंच रही है, तो टोटल जर्नी कितनी होगी। देखिए, 9:10 से 4:10 में अगर देखोगे तो कितने घंटे हो गए एग्जैक्टली। 9 के बाद से ये देखो, ये 10 10 11 12 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने घंटे हो गए। ये हो गए आपके 7 आवर्स। तो ये हो गए आपके 7 आवर्स। अब चूंकि 4:10 तक हमने टाइम काउंट कर लिया है, अब इसमें 10 मिनट और चाहिए, यानी कि 7 आवर्स 10 मिनट जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। यानी कि जो 71 वाला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये आपके लिए समझ जाओ कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं वो भी रेशियो में 2/3। यदि 9 को ऐड कर दिया जाए दोनों ही नंबर्स में तो उनका जो रिजल्ट है वो 3/4 होता है। तो वो नंबर क्या होंगे। देखिए 2:3 दिया हुआ है ना, तो रेशियो में अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम 2x/3x मान लेते हैं। और इसमें अगर 9 को प्लस कर दिया जाता है यानी कि +9 और +9 को अगर प्लस कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4। अब 4 में अगर 2x+9 का मल्टीप्लीकेशन करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब आपको करना है, तो 4 में 2 का करोगे तो ये होगा 8x
प्लस 9 में 4 का करोगे तो 36, 3 में 3 का करोगे 9x, 9 में 3 का करोगे तो 27, 8x में और 9x लिखा हुआ है, सो 8x माइनस 9x इक्वल टू 27 पहले से ही राइट हैंड साइड में है और इसमें से हम 36 को माइनस करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि अगर हम 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो ये माइनस का x होगा इक्वल टू 36 में से 27 को हम माइनस करेंगे, किसको? 27 को। तो अगर हम 36 में से 27 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर होगा माइनस का 9, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है वो 36 है और यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट होगा, तो x की जो वैल्यू होगी ना वो 9 होगी। लेकिन हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या होंगे। तो नंबर के लिए आपको ये जो आपको रेशियोज दिए हुए हैं 2 और 3 का, इनको हमें देखना है। 2 का रेशियो दिया हुआ है और 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो 2x और 3x दिया हुआ है। तो 2 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा, राइट। और 3 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर काफी सही और सटीक आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 72 को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं वैसे वैसे बस हमारी अप्रोच होती चली जाएगी, तो क्वेश्चन के आंसर 100% सही ही आने हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और 73rd वाले क्वेश्चन में देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम पूछा है जिसका एज हमें दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान है भाई। कि ए क्यूब होता है, अगर किसी भी क्यूब के फॉर्मूले की बात करते हो तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब, यानी कि 3 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही आंसर होगा। अब यहां पे जो 74th वाला क्वेश्चन दिखा है जिसमें ये लिखा हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 48 मीटर इज। एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड इक्वल टू हो जाता है 48, और साइड इक्वल टू होता है 48 अपॉन 4। तो 4 से ये 1 बार में कैंसिल आउट हो गया और ये 4 टू जा 8 हो गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें साइड तो मिल चुकी है, अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर आपको साइड मिल जाए और एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? साइड इंटू साइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 12 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 144। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो 144 वाला आंसर है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं कि द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। 20 वैल्यूज का एवरेज 18 है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यूज, तो नया एवरेज क्या होगा? सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपको पहले तो टोटल फाइंड आउट करना होगा कि पहले इसका टोटल कितना होगा। 20 वैल्यूज होंगी और उनका एवरेज 18 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगी 360 इसका टोटल। और इसमें से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए, 360 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे और टोटल 20 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस ये हो जाएगा 60, यानी कि नंबर आ गया आपके पास 300। अब ये 300 कैसे आया?
पहले तो 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है हर एक नंबर में से, तो ये ऐसे टोटल हमारे पास 20 नंबर हैं। तो उस 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 60 हो जाएगा, और 360 को अगर आप 60 से माइनस करोगे तो 300 होगा। अब आपके लिए नया एवरेज फाइंड आउट करना आसान हो गया है कि क्या होगा। तो ये होगा आपका 360, डिवाइड कर देंगे 360 को हम किससे, 20 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 300 को डिवाइड करेंगे वो भी 20 से। तो आप देखोगे कि इसका आंसर आएगा 15। तो नया जो हमारा एवरेज आएगा वो 15 होगा, यानी कि 75th का जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम 76 से लेकर के 78 तक के क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और 76 से लेकर के 78 तक के जो आंसर्स दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं इन आंसर्स को एक पैसेज के रूप में दिया गया है, और ये पैसेज जो है यहाँ से मिस आउट हो चुका है। तो पैसेज को मैं डिक्टेट करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से पैसेज को समझ पाएंगे कि इंग्लिश के पैसेज में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, और मैं आपको एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा कि इसका एक सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये इसका फर्स्ट पैसेज है, और फर्स्ट पैसेज में लिखा हुआ है, और जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि क्या इसके जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर गलत है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमें आइडिया लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो सही है या फिर गलत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो लैंग्वेज के पेपर के अंदर हमें दिया हुआ है कि 4 शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बिल्कुल पैसेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। इसमें हमें केवल करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से सही जो आंसर है वो क्या है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पैसेज नहीं है, पैसेज वाले क्वेश्चन अलग हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे। वही मैं सोच रहा था कि क्या मिस्टेक हो गई है, क्या पैसेज हमारा गुम हो चुका है या फिर कुछ और हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे लिखा हुआ है 4 ships आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा 4 शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे शिप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे शिप लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी शिप लिखा हुआ है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे शिप्स लिखा हुआ है और वॉज ग्रेजिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि एक से ज्यादा शिप्स हैं तो आर का यूज होगा, और वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। इसी तरीके से ही डज नॉट लाइक मैंगोज, देखिए अगर ही के साथ डज लगा हुआ है ना, तो ये लाइक्स नहीं होगा, लाइक होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है 77 का, वही इसका सही आंसर होगा। और इसके अंदर जो हमने बताया था कि जो फर्स्ट वाला 76 के अंदर जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 शिप्स लिखा हुआ है ना, 4 शिप होगा, शिप्स नहीं होता, ऑलरेडी 4 लगा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए सेकंड वाला सही आंसर होगा। पहली बार में मैंने फर्स्ट वाले को बता दिया था, क्योंकि माइंड से ये स्किप हो गया था कि अगर नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है तो शिप को फिर हम एक से ज्यादा उसको एक एक यूनिट की तरह नहीं है, वो वहां पे शिप ही आएगा। अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ही डज नॉट लाइक मैंगोज। आगे चलते हैं, और 78 का जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है आर यू कमिंग यस्टरडे, यस, यहां पे लिखा हुआ है आर यू कमिंग यस्टरडे, इज यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, वॉज यू कमिंग टुडे। तो यहां पर जो सबसे सही है वो है आर यू कमिंग टुडे, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसका सही ऑप्शन होगा कि आर यू कमिंग टुडे।
आर पहले आएगा, यू के साथ आर आता है, यू के साथ इज कभी नहीं आता, यू के साथ वॉज भी नहीं आता। तो आर यू कमिंग टुडे, यस्टरडे नहीं होता है, राइट, क्योंकि अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट में ही सेंटेंस होना चाहिए। अगर पास्ट में बात करते तो ये आर का यूज होता ही नहीं। अब 79 से लेकर के और 80 तक के जो क्वेश्चन है इसमें हमें अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करना है। तो यहां भी हमें कोई भी पैसेज की जरूरत नहीं होने वाली। तो एवोव लिखा हुआ है, और एवोव का जो अपोजिट होगा, एवोव का मतलब होता है ऊपर, राइट। तो बिलो का मतलब होता है नीचे, राइट। ये है आपका अपोजिट वर्ड। इसीलिए सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। तो वही इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूनाइट, और यूनाइट का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करके रखना। दैट इज सेपरेट का अपोजिट यूनाइट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 82 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमें सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करनी है कि एक जैसी मीनिंग क्या होगी। यहां पे लिखा हुआ है परमिट, और परमिट का मतलब होता है किसी चीज के लिए अलाउ करना, आप उसको आज्ञा दे रहे हो, परमिट देने का मतलब। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली होगा इसका वर्ड। यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है 83 से लेके 100 तक में पैसेज अब आपको दिए हुए हैं, और इन पैसेजेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस्ड हैं उनका जो सही आंसर क्या हो सकता है, उन आंसर्स को आपको फाइंड आउट करना है 83 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस में। तो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा पहला पैसेज है। और पहले मुझे ये लगा था कि ये जो पैसेज हैं वो 4 पैसेज दिए होंगे, लेकिन एक पैसेज की जगह पे कुछ अपोजिट वर्ड्स पूछ लिए थे और मीनिंग पूछ ली थी। तो चलिए इस पैसेज को पढ़िए जब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, राइट। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे बोर होने लगते हैं, और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बोरियत महसूस हो रही है तो आप नवोदय के पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे तो आपको लगातार बैठ करके क्वेश्चन करना होता है सॉल्व। तो ये हैबिट डालना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो ना वीडियो को देखते हुए, तो यकीन मानो आपके आपका जो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। पैसेज नंबर फर्स्ट, गांधी जी बिकेम more and more interested in vegetarianism. He studied the subject closely and subscribed to a journal published by Vegetarian Society. Then he joined the society and was soon elected to his executive committee. He made further experiments for himself with regard to food. Full of enthusiasm, he decided to start vegetarian club in the part of London where he was then living. His club flourished as long as its founder stayed in the locality, but he died after he left. जैसे ही वो छोड़ा उन्होंने, वो उनकी जो उनके फाउंडर थे, बट इट डाइड आफ्टर ही लेफ्ट, जिसे उन्होंने छोड़ा वो मर चुके थे। 83 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि व्हाट गोज टू शो गांधी जी इंटरेस्ट इन वेजिटेरियनिज्म। तो आप कह सकते हो कि इसका जो सही आंसर है कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे, या उन्होंने जर्नल को एक खरीदा हुआ था, सब्सक्राइब्ड किया हुआ था, और सोसाइटी ज्वाइन करी थी उसने। इसमें सबसे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, जितनी भी ऊपर में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो ऑल ऑफ एबव, ऊपर जितनी है वो सारी सही है, यस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा उसका सही आंसर होगा। 84th वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट मेड गांधी जी फाउंड वेजिटेरियन क्लब, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे
या वो हेड करते थे नॉन वेजिटेरियन को, या फिर वो डीप नॉलेज थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, या बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल गुरु ऑफ एडवाइस, उन्होंने कुछ लोगों ने इनके पॉलिटिकल गुरु ने एडवाइस दिया था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस वो केवल इंटरेस्टेड थे वेजिटेरियनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 85th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज द फेट ऑफ द वेजिटेरियन क्लब? वो कैसे हुआ? द वेजिटेरियन क्लब एंडेड एज गांधी जी लेफ्ट द प्लेस। जैसे ही गांधी जी ने छोड़ा तो वो जो वेजिटेरियन क्लब था वो बिल्कुल एंड हो गया, समाप्ति की ओर चला गया। सेकंड पैसेज के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रमर्स बीट द ड्रम्स एंड trumpeters blow the long horns as their lives at their lives depended on it. Great indeed was then created by magician, horses, chariots, elephants, and thousands of king guards and the chariots crowds. The poor strangers could only watch the hair in total astonishment. To one of them, the great size of the king elephant appealed most than began praising it. The other, however, was having trouble at that time. A victis what little mosquito and had entered in his ear, which was enough to make any man dance up and down in frenzy. ये जो ड्रमर्स होते हैं, जो ड्रम को पीटते हैं, जो ट्रम्पेट्स बजाते हैं, उनके जो हॉर्न्स हैं उनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड है, इस तरीके की कुछ चीज़ें दी हुई है। और ये क्राउड्स के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से वो प्रेज करते हैं। और ट्रबल जो उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे मॉस्किटो अगर आता है इंटेट करता है कानों में, तो वो इनफ जो साउंड होता है, मैन डांस अप डाउन फ्रेंजी, वो डांस का एक फील देता है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो 86 वाला जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डिड द ट्रम्पर्स डू, तो आप कह सकते हो बजाते हैं और बहुत लंबा हॉर्न बजाते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका एक सही आंसर है, आप कह सकते हो। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 87th वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखोगे कि हाउ वॉज द डीन क्रिएटेड, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है द म्यूजिशियन क्रिएटेड द डीन, और फिर उसके बाद द हॉर्सेस क्रिएटेड द डीन, या फिर ऑल ऑफ एवर टुगेदर क्रिएटेड द डीन, या चैरिटीज एलिफेंट, ये जितने भी चीजें हैं ना सबने मिल करके, यानी कि ऑल ऑफ एवर वाला जो आंसर है 87th का, वो आपका सबसे सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम 88th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें जिसमें लिखा हुआ है व्हाट अपील्ड टू वन ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी स्ट्रेंजर से उन्होंने क्या अपील किया? उसने कहा कि इसका जो साइज है ना किंग एलिफेंट का बहुत बड़ा है, द ग्रेट साइज ऑफ किंग्स एलिफेंट। इसी तरीके से अगर हम 89th वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट ट्रबल डिड द अदर स्ट्रेंजर हैव, उनके पास में जो दूसरे स्ट्रेंजर्स थे उनका क्या ट्रबल था? ट्रबल यही था, अ विक्टिस मॉस्किटो एंटर द गेव इन लॉट ऑफ ट्रबल, जो मॉस्किटो था उसने बहुत सारा ट्रबल क्रिएट करा कान में घुस कर। विच वर्ड पैसेज मीन्स कंडीशंस ऑफ एजिटेशन, अब ये कंडीशंस ऑफ एजिटेशन का मतलब होता है फ्रेंजी। क्या होता है? फ्रेंजी होता है। चलिए पैसेज नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तीन ही पैसेज हैं या और भी पैसेजेस हैं। तो यहां पे देखो ध्यान से और पैसेज को पढ़ करके समझने की कोशिश करो कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। हैविंग टेकन लीव of his father at last, the young man set off the one long journey into foreign lands। एक जो कह सकते हो कि एक यंग मैन जिसने पूरी लॉन्ग जर्नी को सेटअप किया हुआ है पूरे फॉरेन लैंड्स में। देन लक डज नॉट फेवर, उसका लक फेवर नहीं कर रहा है। एन आर्टिस्ट गो टू प्लेस एंड नेम इज नॉट नोन, वो ऐसी जगह पे जा रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानता है। He said to himself and turned the directions which led the not known where,
He was footsore and hungry when at least arrived the bank of ट्रुबलेंट रिवर. जैसे वो किसी ट्रुबलेंट रिवर के किनारे पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो देखता है वहां पे वो भूखा होता है. और ही वॉज अ फूटसोर एंड हंग्री जब वो जैसे ही पहुंचा. फाइंडिंग द फर्दर पैसेजेस until he could cross it. वो क्रॉस करता है. स्पेसिफाई द बोट एंड नियर बाय द फ्रेरी. he went he went thither then over were other men to each which of the fair ready to land, but the young man had not even a broken convey of him. So pay the fare. उन्होंने कहा कि भैया फेयर पे करो. And the only then step into the boat, the boatman told him a young man was at his wits, and the other people began to smile at the foolishness of the going about the without any money on him. बिना किसी पैसे को बर्बाद किए जो यंग मैन था वो उसने एंड किया. और जो दूसरे लोग थे वो स्माइल कर रहे थे बिल्कुल मूर्खता के साथ में. और वो जा रहे थे विदाउट एनी मनी ऑन, बिना कोई पैसे के. अब 91 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेयर वॉज यंग मैन गोइंग. वो जा रहा था लॉन्ग जर्नी पे, इनटू फॉरेन लैंड्स की लॉन्ग जर्नी पे. व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड केम टू रिवर बैंक. उसकी जो कंडीशन थी वो फुटसोर और हंगरी था, इसलिए वो रिवर बैंक के किनारे आया हुआ था. व्हाट डिड द अदर पीपल हैव इन देयर हैंड्स. दूसरे लोगों के हाथ में क्या था. तो आप कह सकते हो दे हैड देयर लगेज एंड द हैंड्स. उनके हाथ में उनका लगेज था. वॉट डिड द बोटमैन टेल हिम. बोटमैन ने क्या कहा. बोटमैन ने ये कहा कि पे द फेयर. आपको पूरा फेयर देना होगा. स्टेप इनटू द बोट का, राइट. आपको पूरा फेयर देना होगा. ये सारी चीजें थी. Why did the other people smile. क्यों दूसरे लोग हंस रहे थे. बिकॉज उसकी जो बिगेन टू स्माइल ए यंग मैन फुलिशनेस ऑफ द यंग अबाउट द विदाउट एनी मनी ऑन हिम. बिना किसी पैसे के उसके ऊपर. द अदर पीपल बिगेन टू स्माइल एट द यंग मैन, उसकी फुलिशनेस पे, ऑन गोइंग अबाउट विदाउट एनी मनी ऑन हिम, कि बिना कोई पैसे के वहां गया हो. पैसेज नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. और ये जो पैसेज है ये लास्ट पैसेज है. तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इस पैसेज का, इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, ताकि आप ध्यान से इसके आंसर्स को देख पाओ और समझ पाओ. लिखा हुआ है फादर कम हियर राजू, लेट मी नो योर हेडमास्टर्स. लाओ मैं अपने हेडमास्टर के बारे में बताओ. रिपोर्ट योर बैड अबाउट यू. क्या आपके बुरा है, क्या आपको बुरा. राजू आई डोंट नो, ही इज अगेंस्ट मी. मैं नहीं जानता, वो मेरे अगेंस्ट है. दैट द नॉनसेंस. ये नॉनसेंस है. ही कहा काइंड एंड जस्ट अ मैन. ही रिप्लाई दैट्स failed in nearly all the subject have been punished for breaking hostel rules. उसने कहा कि जो हॉस्टल के रूल्स हैं उसको ब्रेक करने में इसको पनिश किया जाएगा, और ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट में फेल हुए से बचा. नियर बाय ऑल द सब्जेक्ट हैव बीन. You once offended your teacher in the class and had to apologize before the whole school. Raju, well, he called me bad names. कि मुझे बुरे नेम से बुलाओ. वेल ही कॉल्ड मी अ बैड नेम्स. उसने मुझे बुरे नेम से बुलाया. और यहाँ लिखा हुआ है फादर आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विथ यू राजू, कि मैं तुम्हारे साथ हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ. आई हैड अ ग्रेट होप्स. मेरे पास एक अच्छी होप्स है. व्हेन सेंट यू टू स्कूल. जब आप मुझे स्कूल भेजोगे. आई एम मैं उसके पिता कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. और Raju, I had a great hopes when I sent to schools, but you go on like you will be blot on me. राजू कहता आई एम सॉरी फादर, और आई नो आई हैव बीन लेजी एंड वी हेल्प बैडली. मैंने बहुत अच्छा बुरा व्यवहार किया. आई विल गेट आउट द बैड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड विल वर्क हार्ड. मैं अपने जो बुरे दोस्त हैं उनसे बाहर आऊँगा, बहुत अच्छी मेहनत करूँगा. यू विल हैव अ बेटर रिपोर्ट नेक्स्ट टाइम. आपके पास में एक अच्छी रिपोर्ट होगी. आई प्रॉमिस यू. मैं प्रॉमिस करता हूँ. आई विल सक्सीड एंड अर्न अ रेपुटेशन फॉर यू.
मैं वादा करता हूँ कि मैं सक्सीड होऊंगा और रेपुटेशन को प्राप्त करूंगा। ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है। आलस करते हो ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो, तो ये आप लोगों के लिए भी है कि आपको भी प्रॉमिस करना है अपने आप से, अपने फादर से, अपने मम्मी पापा से कि मैं सिलेक्शन ले करके रहूंगा, एक रेपुटेशन में क्रिएट करूंगा। राजू हैड apology बिफोर द होल स्कूल बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसने बहुत बुरा व्यवहार किया टीचर्स के साथ में, इसीलिए उन्हें माफ़ी मांगा मांगा था। राजू के जो फादर थे वो डिसअपॉइंटेड थे अपने सन के बिहेवियर से, बिकॉज उन्होंने ऑन बैड रिपोर्ट उनको मिली थी उसके हेड मास्टर से। आई हैव बिन लेजी, बिहेव बैडली, मैं बहुत बुरा हूँ, एडमिटेड इज फॉल्ट। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेन राजू स्पीक्स अबाउट द सेंटेंस, वो अपनी गलती को मान रहा है कि हाँ मैं लेजी हूँ, मैं लेजी हूँ, मैंने बिहेव बहुत बुरा बिहेव किया। इसी तरीके से 99 लिखा है कि राइट अ फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स आई लिव्ड बैड कंपनी, मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूंगा। आई लिव बैड कंपनीज मतलब गेट आउट अ बैड सेट ऑफ फ्रेंड से मैं गेट आउट हो जाऊंगा, ये फ्रेज है एक तरीके का। अब 100th वाला क्वेश्चन है, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है। चूज अ सेंटेंस फ्रॉम अ फॉलोइंग सेंटेंसेस विच शो दैट राजू फादर्स हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज सन। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे बता रहा है कि राजू के पिता है उससे बहुत सारे इनको एक्सपेक्टेशन है। पहला सेंटेंस लिखो, आई हैड ग्रेट होप्स व्हेन आई सेंट यू टू स्कूल, मैं बहुत उम्मीद थी जब मैंने आपको स्कूल भेजा। पहले ही सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन को बता रहा है। दूसरा सेंटेंस भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व करा 2009 का, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहिए, तो नंबर आपके सामने है और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।